आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। तो बहुत नुकसान होता है। किसी शायर ने कहा था, किताब सादा रहेंगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेंगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। और कब्रिस्तानों को बेचने वालों, कभी तो तुम्हारा हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेंगी कि सांस लेना अजाब होगा। हम जानते हैं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ गैरों का तसल्लुत है और मुल्क के हालात ऐसे हैं कि यकी बाद दीगरे मुसलमानों के मजहबी कवानीन के ऊपर हाथ डाल करके उनसे छेड़खानी की जाती है। कभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही जाती है, कभी अजानों पर पाबंदी की बात कही जाती है, कभी हमारी बच्चियों को और बेटियों को नकाब ना लगाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाती है। आज हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे खानकाहें और हमारे मदरसे फिरका परस्तों की नज़र के अंदर खटक रहे हैं। आज होता ये है कि अगर आज यूपी के अंदर देख लीजिए, कई मदरसों के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया। एमपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां पर कई मदरसों को ताले लगवा दिए गए। हुकूमत आज कब्रिस्तान के लिए जगह देने के लिए तैयार नहीं है और जहां पर हम जगह खरीद करके मस्जिद और कब्रिस्तान बनाते हैं तो वहां पर हुकूमत नहीं बनाने देती है, फिरका परस्त अनासिर वहां पर नहीं बनाने देते हैं। मुझे हैरत होती है कि आज अगर हम कोई जगह पर अगर कब्रिस्तान बनाते हैं और सरकार की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए मुतय्यन और रिजर्व कर दी जाती है तो हमारे ही अपने लोग आज उस जगह को फरोख्त करने के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत हैरत की बात है, हमारी मस्जिदों के ऊपर हमारी जगहों पर हमें कब्रिस्तान नहीं बनाने दिया जा रहा है और आज अगर कॉरपोरेशन जगह दे रही है कि आप यहाँ पर कब्रिस्तान बनाओ तो हमारे लोग वहाँ पर मुसीबत खड़ी करते हैं। इन्हें क्या पता है कि कब्रिस्तानों के लिए जगह कितनी मुश्किल से मिलती हैं। नफरतें करती हैं बर्बाद शहर का माहौल, उसको ये एहसास के कंगाल कहाँ समझेंगे। कितनी मुश्किल से मिलती है जगह कब्रिस्तानों की, उसको ये कौम के दलाल कहाँ समझेंगे। हम मुसलमान हैं, मजहब इस्लाम से हमारा ताल्लुक है और मैं आपको एक शरीयत का मसला बताता हूँ कि आज मेरी जगह, जिस जगह का मैं मालिक है, वो जगह मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है और अगर वो जगह मैंने मस्जिद के लिए वक्फ कर दी, कब्रिस्तान के लिए दे दी, मदरसे के लिए दे दी तो वो जगह के ऊपर उस दिन के बाद से मेरा भी कोई हक और अधिकार नहीं होगा। ये शरीयत का मसला है। एक मुख्तसर सा वाक़या मैं बताता हूँ आप लोगों को। सल्तनत उस्मानिया का आखिरी बादशाह खलीफा हारून रशीद, सल्तनत उस्मानिया का आखिरी बादशाह खलीफा हारून रशीद, अल्लाह ने इस कद्र मान सरवत अता किया था। आप अंदाजा करिए कि अपने महल की छत के ऊपर खड़े हो करके उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके चलते बादलों को ये कहा करता था कि तुम कहाँ बरसोगे, हारून ही की सल्तनत के अंदर बरसोगे। अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत अता की थी। एक मर्तबा हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा कि आज की रात अगर तू मेरी हुकूमत में गुजार दे तो तुझे 3 तलाक। आप अंदाजा करिए कि वो जमाना ऐसा था कि लोग ऊंट पर और खच्चरों पर सफर किया करते थे और रात ढलने से पहले और दिन निकलने से पहले उसकी औरत को हारून की हुकूमत और सल्तनत से बाहर होना था। ये मसला जब उलमाए किराम के पास गया तो उलमाए किराम सर जोड़ करके बैठ गए। उस वक्त के बहुत बड़े आलिम
इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था कि एक रास्ता है, ये तलाक नहीं होंगी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज की रात ये औरत मस्जिद में गुजार ले। और जब उलमाए किराम ने उनसे दलील मांगी तो उन्होंने ये आयत की दलील दी जिसकी तिलावत मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू के अंदर की थी, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, मस्जिदें किसी के बाप की जागीर नहीं है, मस्जिदें अल्लाह के लिए होती है। आज हम जानते हैं कि आज का जलसा जिस मकसद के तय लिया गया है, शेख आसिफ साहब ने ये बेड़ा उठाया है कि कब्रिस्तान को बचाना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सियासी लड़ाई है, ये सियासी मुद्दा है, उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि सियासत करने के लिए और भी बहुत सारे मौजूआत हैं, हम उस पर सियासत कर सकते हैं और हम करते हैं सियासत। सियासत को हमने हमारा बिजनेस नहीं बनाया। जिस तरीका से आप चुन करके आ जाते हो और कारपोरेशन का खजाना लूट लेने का और एक एक 1.5 करोड़ शादियों में खर्चा कर देने का शहर देख रहा है। हमारे यहाँ भी शादियां होती हैं और उनके यहाँ भी शादी हुई। किसने कारपोरेशन का खजाना लूटा और किसने सियासत को धंधा बनाया और किसने एक सियार से ऊपर शादी में खर्चा किया, शहर देख रहा है अपनी पेशानी की आंखों से। आसिफ शेख रशीद साहब शहर की तमाम ही मजहबी तंजीमों के पास भी गए थे, जमियत उलमा के पास भी गए, लेकिन क्या वजह है मैं कुछ कहने की जसारत नहीं करूंगा, वो आसिफ साहब ही बताएंगे कि क्यों खामोश है। लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारा ज़मीर जिंदा है। किसी शायर ने कहा था, अमीर शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। सारी तंजीमें खामोश है मगर हमें ज़मीर की आवाज रोक लेती है। आज MIM पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब टीवी डिबेट के ऊपर बैठ करके मस्जिदों के ताल्लुक से रोते हैं, मस्जिदों और खानकाहों की मदरसों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। मुझे हैरत होती है, रो करके वोट मांगते हैं। मुसलमानों के दरमियान आ करके मजहबी बात करके और रो करके वोट मांगना सिर्फ सियासत है। ये सिर्फ सियासत करने का एक नया उनके पास पहलू है। किसी ने कहा था कि वक्त यार की पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं कि तू झूठ बोलकर आंसू निकाल लेता है। मालेगांव के अंदर भी उन्होंने यही सियासत की। मालेगांव के अंदर कहा था कि हम हर महीना 2 महीना के बाद आएंगे। मुझे हैरत होती है कि 12 नवंबर का मामला मालेगांव के अंदर हुआ। असद साहब मालेगांव है नहीं, अब हो सकता है कि बड़े लीडर हैं तो बड़े हादसे का इंतजार कर रहे होंगे कि 12 नवंबर से भी बड़ा हादसा अगर कुछ होगा। ये औरंगाबाद तक के आ गए हैं, नासिक में वलीमे में आने के लिए टाइम है, लेकिन मालेगांव आने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। कब आएंगे? इलेक्शन के दरमियान में आएंगे। इलेक्शन के दरमियान में आ करके अल्लाह के नाम पर वोट मांगते हैं। इलेक्शन के दरमियान में आकर के अल्लाह के नाम पर वोट मांगते हैं। किसी ने कहा था कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए वो अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन अल्लाह जैसे पाकीज़ा नाम का तो इस्तेमाल न कर। और हैदराबाद में बैठे बैठे बोलते हैं कि हम मुफ्ती साहब के काम से मुतमईन हैं। मुफ्ती साहब यहाँ अभी आयुष्मान कार्ड के पीछे पड़े हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने के पीछे पड़े हैं मुफ्ती साहब। अभी सबसे बड़ा मसला मुझे ऐसा लगता है मालेगांव के अंदर कि आयुष्मान कार्ड का मसला सबसे बड़ा मसला है। बीमारी आने से पहले वो आयुष्मान कार्ड बनाने के पीछे हैं। इससे पहले भी उन्होंने शहर के कई नौजवानों से लाइसेंस बनाने के लिए डॉक्यूमेंट जमा किए थे, लेकिन वो लाइसेंस अभी तक के मिला नहीं। अभी आयुष्मान कार्ड के लिए भी उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। अब ये आयुष्मान कार्ड
कब मिलेगा वो अल्लाह बेहतर जानता। आखिरी बात, असल में मुफ्ती साहब का मसला ऐसा है, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो चाहे वो कीमत हमारी रखें, और वो मुकम्मल हो कि ना हो ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब योजनाएं ढेर सारी रखें। अभी एक आखिरी बात और बहुत अभी शहर के अंदर एक नए नवीले हमारे सिखाऊ सियासतदान लॉन्च हुए हैं, और नसीब से किसी की सिफारिश पर कांग्रेस की सदारत भी मिल गई है उन्हें। पता नहीं क्या हो जाता है, रात में अच्छे सोते हैं, सुबह उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और समझता नहीं, जज्बात में आकर के कुछ भी बोल देते हैं। कभी कहते हैं नाना पटोले आने वाले हैं, कभी कहते हैं 3 करोड़ आने वाला है, कभी कहते हैं हम चूड़ियां पहनने वाले हैं। भाई चूड़ियां पहनी नहीं जाती, पहनाई जाती है। जैसे सगाई पे अंगूठी पहनाई जाती है, ऐसे चूड़ियां पहनाई जाती है, पहनी नहीं जाती है। और शेख रशीद साहब ने चूड़ियां पहनाने का भी एहतजाज किया है। उन्होंने तो सिखाने में गलती नहीं की होंगी, आपने सीखने में गलती कर दी है। माजी में उन्होंने कहा था कि हम चूड़ियां पहनेंगे, अब जज्बात में आकर के बोल दिए। साथियों ने कहा होगा कि आपने क्या कह दिया, हम नहीं आएंगे आपके साथ। अब मरता क्या नहीं करता, तो नाना पटोले के नाम से हर बार शहर में चर्चे में रहते हैं। नाना पटोले के नाम से शहर में हर बार चर्चे में रहते हैं, तो इस बार भी नाना पटोले का नाम इस्तेमाल कर लिए कि नाना पटोले से मिलने के लिए नागपुर जा रहे हैं। अब उसके बाद चाचा उन्होंने कहा कि हम नागपुर जा रहे हैं। मैंने 5 मिनट की गांधी जी के मुजस्समे के पास मैंने 5 मिनट की बाइट किया कि आप तो यहाँ चूड़ी पहनने के वास्ते आने वाले थे, लेकिन आप यहाँ पर नहीं आए। मेरी बाइट सिर्फ 5 मिनट की थी। मुझे हैरत होती है एजाज बेग साहब पर कि मैं तो अपने आप को एक आम कार्यकर्ता समझता था, लेकिन मेरे 5 मिनट के इंटरव्यू के ऊपर अगर एजाज बेग साहब को दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ रही है और किराए के टट्टू खरीद करके लाने पड़ रहे हैं और मेरी जातियात पर आधा घंटा बुलवाना पड़ रहा है, तो मुझे खुशी है कि शहर मुझे पहचानता है। मुझे खुशी है कि शहर मुझे पहचानता है। किसी शायर ने कहा था, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश है, सुल्तान बनाने के लिए खुदा का शुक्र है ये शहर मुझे पहचानता है। लोग नीलाम हो जाते हैं, लोग नीलाम हो जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मैं एजाज बेग साहब को बस आखिरी में इतना मेरी तरफ से एक राय देना चाहता हूँ कि सियासत करिए, लेकिन जातियात पर मत बोलिए। इतनी बेगैरती की सियासत मत करिए, थोड़ी गैरत दिखाइए, थोड़ी निर्लज्जता दिखाइए। और एक शेर आखिरी में बस एजाज बेग साहब के लिए बोल करके जा रहा हूँ। सुपैल चित्रवेदी ने कहा था, बुलंदी का नशा संतों के जादू तोड़ देती है, बुलंदी का नशा संतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़िए थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।